वेलकम बैक नाज़रीन। नुमान, राना साहब ने कहा प्रॉपर चैनल के थ्रू आए, सरदार साहब ने कहा कि एक लिख के देने वाला प्रोसेस होता है। एग्जैक्टली मुझे बता दें ये अपोजिशन लीडर कायदे इस पे इख्तलाफ की सिलेक्शन का क्या प्रोसेस क्या होता है और कहाँ पे हर्डल आपके ख्याल में आ रही है, कानूनी एंगल्स क्या हैं इसके? देखिए, कानूनी तौर पे जिस तरह आपके वज़ीर आज़म को इलेक्ट किया जाता है, एक स्केड्यूल अनाउंस किया जाता है, उसके बाद जो नॉमिनेशन पेपर जमा कराने चाहते हैं वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराते हैं। फिर एक इलेक्शन का प्रोसेस होता है, उस पर वज़ीर आज़म उसको अनाउंस किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है। इसी तरह अपोजिशन का भी लीडर का एक तरीकाकार है। अनाउंसमेंट करनी है स्पीकर ने जब ख़ास तौर पे सीट वेकेंट हो जाती है। ये उमर यूब साहब के बाद जब सीट वेकेंट हुई, गालबन जुलाई और अगस्त लास्ट ईयर का मामला था। जी। और उसके बाद पीटीआई ने गालबन अगस्त में इनकी नॉमिनेशन की बात की और अक्टूबर में जाके 74 के करीब सिग्नेचर जमा कराए। तो रिक्वायरमेंट कानूनी तौर पे ये है कि सरदार या सादिक बीइंग स्पीकर कौमी असम्बली, इन्होंने एक स्केड्यूल अनाउंस करना था और उस टाइम तक नॉमिनेशंस फाइल होने थे और उसके बाद वोटिंग होनी थी। ठीक है, तो अब सवाल जो पहले पैदा होता है कि वो स्केड्यूल अनाउंस क्यों नहीं कर रहे? यानी कि आप कह रहे हैं कि पहली मिस्टेक स्पीकर साहब के जी मैं देखें, और दूसरा है कि देखिए कानून एक हद तक आपने प्रोसीजर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, लेकिन जब आप देखें कि कानून जो है ना उसके लिए कहते हैं ना कि इट अबहर्स वैक्यूम, कि जो वैक्यूम आ जाता है ना, देखिए अपोजिशन लीडर आपके अगस्त से नहीं है, 5 महीने का टाइम पीरियड इज नॉट अ रीजनेबल टाइम पीरियड। तो आपने इतना स्ट्रिक्ट फॉलो करेंगे प्रोसीजर्स को तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। तो इसमें बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। महमूद अचकजई साहब के 74 अपोजिशन मेंबरान ने उनके सिग्नेचर जमा करा दिए हैं और उसके बाद किसी और शख्स ने नहीं कराए अपोजिशन में, तो वो जो नॉमिनेशन का प्रोसीजर है वो तो वैसे ही उसकी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद नोटिफाई करने में मेरा नहीं हाल कोई इशू होना चाहिए। ये हुकूमत की मैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट देख रहा हूँ, ये उन्हीं की डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। क्या वजूहात हैं, किस बुनियाद पे, जो अचकजई साहब की एक हिस्ट्री है, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, तो शायद उसकी बिना पे ये तो अब हुकूमत वाले खुद ही अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं। अगर कोई उनके मुकाबले में कोई अपनी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाता तो फिर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था, वोटिंग की तरफ। अब जब ऑलरेडी सिग्नेचर्स जमा हो गए तो वोटिंग तो हो गई ना, कोई अनअपोज्ड जा रहे हैं, कोई ही नहीं है दूसरा मुकाबले में, अनअपोज्ड है, तो फिर इसका मतलब उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर यार सादिक साहब को ज्यादा इशू है तो एक स्केड्यूल दे दें, अभी भी स्केड्यूल दे दें। एक और लीगल मुझे इसका इशू बता दें, फिर मैं राना साहब की तरफ जाती हूँ। कितना टाइम होता है कि जब ये वेकेंट होती है सीट, तो उसके कितने अरसे के बाद जो है आपने लाजमी अपोजिशन लीडर को जो है वो उसको लेके आना या उसका इंतखाब करना या उसका नोटिफिकेशन जारी करना? देखिए आइन ये कहता है कि एज फार एज अर्ली एज पॉसिबल, और रीजनेबल टाइम है 5 महीने कहीं से नहीं है। तो ठीक है, सो बिल्कुल अगर देखिए रीजनेबल टाइम होता है केस टू केस बेसिस। सो इसमें देखें इसमें कितना टाइम चाहिए आपको स्केड्यूल अनाउंस करने के लिए, सब कुछ करने के लिए? 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इसमें क्या ऐसी कुछ चीजें करने वाली हैं, ऐसी क्या प्रोसीजर, नॉमिनेशन, ऐसी क्या अप्रूवल लेनी है? देखिए असेंबली तो इन्होंने किस गवर्नमेंट से ऊपर होती है, ठीक है, तो असेंबली ने गवर्नमेंट की परमिशन तो नहीं लेनी। इसके कस्टोडियन स्पीकर खुद हैं और स्पीकर कानूनी तौर पर किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। तो उन्होंने अनाउंसमेंट करनी थी, पिछले 5 महीने से नहीं की। अगर नहीं की तो अगर ये मामला अदालत के सामने किसी इंडिपेंडेंट और फेयर और इम्पार्शियल अदालत के सामने जाएगा तो बड़े आराम से अदालत डिक्लेयर कर देगी कि इतना डिले करने की वजह से जो उनका राइट था अनाउंसमेंट का वो खत्म हो चुका है। लेकिन अदालतों को भी तो उस हिसाब से मैंने इसलिए मैंने इम्पार्शियल अदालत का मैंने इसलिए जिक्र किया। अदालतों के उस हिसाब से फिर वो जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। राना साहब मुझे ये बता दीजिए, अभी आपने कानूनी एंगल भी जान लिया, तहरीक इंसाफ का भी जान लिया, 72 सिग्नेचर्स के साथ आपके सामने आ गया हुआ है स्पीकर साहब के सामने कि वो नोटिफिकेशन कर दें। अब अनअपोज्ड चीज चल रही है, उनके मुकाबले में किसी ने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करवाए, या तो जैसे नुमान बता रहे कि कानूनी प्रोसेस होता है, आप लोग इलेक्शन अनाउंस कर दें तो वोटिंग हो जाएगी बाकायदा। अगर वोटिंग की तरफ भी नहीं जाना, अनाउंसमेंट भी नहीं करनी, तो फिर नोटिफिकेशन तो एटलीस्ट जारी करें ना सर। डिलेइंग तो आपकी साइड से आ रहा है, डिले आपके स्पीकर साहब की तरफ से आ रहा है। मैंने अर्ज किया कि आप सबको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप सही फरमा रहे हैं। ये आप नेशनल असेंबली की तरफ भाग भाग के जा रहे हैं, तो ये पंजाब असेंबली वाला आपको नजर नहीं आता? अच्छा, यहाँ पर मेरी अर्ज सुन ले आप, यहाँ पर मलिक अहमद खान बच्चर डी नोटिफाई हुए, सीट खाली हो गई, हम इनको इंतजार करते रहे कि भाई नाम दे दो, इनका आपस में मशवरा चलता रहा,
जब इन्होंने मोइन कुरैशी का नाम लिखकर हमें दिया, ठीक है, वो वेरी नेक्स्ट डे हमने उसको नोटिफाई कर दिया, उनको तमाम प्रोटोकॉल दे दिया। इसी तरह मैं अर्ज करना चाहता हूं कि नेशनल असेंबली में इन्होंने कब अपना प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद सिग्नेचर फाइल जमा कराई है, अब जो करवाई है उस पर प्रोसीजर शुरू हो गया है और वो फैसला हो जाएगा। राणा साहब, जो अभी नुमान कह रहे हैं और जो सरदार साहब कह रहे हैं कि तकरीबन कमो बेश कर ले अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 महीने हो गए उनका बताए हुए, अभी सिग्नेचर्स के बाद अगर आपके पास डेट है कि एप्लीकेशन कब सबमिट कराई तो वो मुझे दे। 22 अक्टूबर डेट नहीं है, 22 अक्टूबर सर, डेट भी आ गई है सर, 22 अक्टूबर। 5 महीने का तो इनका आपस में फैसला नहीं हो रहा था किसमें बढ़ना। अगली बात, सिग्नेचर्स 22 अक्टूबर को है, इनमें से किसी ने बढ़ना है। राणा साहब 22 अक्टूबर नुमान बता रहे हैं, 22 अक्टूबर। कोई एक तो आपने बात नहीं सुननी, तकरीर करते हैं, खुतबा देते हैं, मुझे लेक्चर देते हैं। राणा साहब आपने तारीख पूछी है, मैं आपको तारीख बता रही हूँ, 22 अक्टूबर सुन लेना, 22 अक्टूबर है। इसके बाद कंटिन्यू रखें, 22 अक्टूबर को वो नुमान बता रहे हैं कि सिग्नेचर्स के साथ जमा करवा दिया गया था। आपने तारीख पूछी, मैंने बता दी, ठीक हो गया। 22 अक्टूबर के बाद कितने महीने हो गए? 3 महीने वेरिफिकेशन होनी है, अगर इन्होंने करवा दी है तो वो 1-2 दिन में नोटिफिकेशन हो जाएगा और वो अपोजिशन का ही होना है, किसी और का नहीं होना। और क्योंकि ये तो सारी पार्टी जनरल पाशे की पैदावार है और ये कहते हैं, उनको गाली भी देते हैं, इनको तफरीक नहीं होता। दर्जनों अफवाजे पाकिस्तान के बहादुर बेटे डेली शहीद हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, में गवर्नमेंट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गरीबों यतीमों के फंडों के पैसे वहां निकाल रहे हैं और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का इनको इल्म ही नहीं। वहां पर हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर को ये भूल, एक ही मसला है कि कैदी 804 यार वो माजरत से कोई उम्रा या हज अदा करते हुए तो नहीं पकड़ेंगे, वो 190 मिलियन पाउंड के इंटरनेशनल डाके में पकड़े गए हैं। उनको कोर्ट ने सलाह दी है, ये हमें जो कहते हैं ये कोर्ट में जाए, मानते होंगे, हमें इससे क्या लेना देना। जब हमारे ऊपर ये मुंशियात डालते थे, जब राणा सनाउल्लाह के ऊपर मुंशियात डाल के पकड़ा गया और इनके बिग बॉस फैन हमीद का फैसला चलता था, कोर्ट भी वही पूरा कराता था और दुनिया जहान में जो जुल्म तशद्दुद ये करते रहे हैं, किसको नहीं पता कि यादी साहब चक से आते थे हेलीकॉप्टर पर, ये पीएम हाउस जिसको यूनिवर्सिटी बनाया था, और कहते थे कि हम पैदल भी नहीं आ सकते, हम गाड़ियों पे भी नहीं आ सकते, हमने हेलीकॉप्टर पे आना है। ये तो बादशाह सलामत थे। राणा साहब चले, हर प्राइम मिनिस्टर अपने वक्त में बादशाह सलामत ही होता है ना सर। अभी देख लेना, छोटे मियां साहब भी तो रिलैक्स होके हुकूमत चला रहे हैं, वो भी तो अपने वक्त के बादशाह सलामत हैं। सियासत करते हैं, वो फवाद चौधरी हो या फैसल बाबे की बात कर रहे थे, भाई वो हमारा तो वजीर नहीं था, इनका वजीर था। और जिस तरह वो डाका मारकर वहां 2018-25 जुलाई को कराची की 14 सीटों पर डाका मारा गया था ना, सबको पता है, कोई लुका छुपा नहीं होता। अगर इनमें हिम्मत और जरूरत थी तो भाई हमारी तो ख्वाहिश थी। सर डाका किसने मारा था? नेशनल राणा साहब डाका किसने मारा था? 14 सीटों पे कराची की डाका किसने मारा था? हिम्मत करें, जुर्रत करें, तो में इत्मीनान करें हमारे ऊपर, और इनके पास मेंबर है तो ये कौमी असेंबली में। राणा साहब मैं चाह रही थी एक कंफ्यूजन जरा प्लीज क्लियर कर दे, सुनने वालों में भाम सा आ जाएगा ना, वो मतलब जाहिर सी बात है देखने वाले ये भी जान रहे होंगे, जानना चाहेंगे कि वो डाका जो 14 सीटों की कराची का बात कर रहे हैं वो किसने मारा था? पीटीआई तो नहीं मार सकती है, इलेक्शन डे पे वो कैसे कर सकती है वोट? ना ही आप लोग कर सकते हैं, ना ही पीपल्स पार्टी कर सकती है। अगर तो आप प्रोग्राम में तशरीफ फरमाए तो फिर आपको पता होगा। 25 सर आप बता दें, आप बता दें ना, आप रेफरेंस कोट कर दें, आप बात कर रहे हैं तो रेफरेंस कर दें। सर हमें तो बहुत सारी चीजों का पता है, हम कुछ बताते हैं कुछ नहीं बता सकते ना, हम पे तो पैमरा के रूल्स है सर, पैमरा के कवानीन के ताबे है। आप तो बात कर सकते हैं, आप बता दें। आपको नहीं पता, मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि जब आरटीएम सिस्टम उठाया था सबने मिलकर और पूरे पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून के मैडल पर डाका मारा था, बाबा रहमत कहता था कि नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी को गिरफ्तार रखना है, जमानतें नहीं देनी। तो आप सब माशाल्लाह इधर ही होते हैं ना,
तो वो कराची में वो जो 14 सीटों पर डाका मारा था, तो फिर पता ही ना फैसल माफदा इनका था, हमारा तो नहीं है। अब ये खटक की बात करेंगे, ठीक है सर, ये महमूद खान की बात करेंगे, हाँ। ये जहांगीर तरीन की बात करेंगे, तो ये इनकी पार्टी में सारा ऐसा ही चू का मरबा है। चले जी, सरदार साहब से जान लेते हैं। सरदार साहब, आपकी पार्टी में सारा चूचू का मुरब्बा है, क्या कर रहे हैं सर? मुरब्बों से बाहर निकले, हुकूमत चलाएं। इंटरनेशनल होते नहीं सर। मैं सरदार साहब से जान लेता हूं। सरदार साहब, एक तो आपकी पार्टी में सारे चूचू के मुरब्बे हैं, आपकी मेहरबानी है ये मुरब्बों को बाहर निकालें, अच्छे सीरियस बंदे लेके आए जो कि पार्टी को आगे लेके चल सकें, हुकूमत को टफ टाइम दें, वहां पे बैठ के क्वेश्चन आवर्स में क्वेश्चनिंग करें। ये तो आप लोग नहीं कर रहे हैं। मुझे ये बता दें कि आप लोगों ने वो 15 सीटें कैसे ली थी? अब चले बात उस तरफ निकल ही गई है तो बात कर लेते हैं। कौन सी 15 सीटें हुई बताइए? कराची की 15 सीटें जो आप लोगों को मिली थी जब आप लोगों को हुकूमत मिली थी। राणा साहब उसी का रेफरेंस कोट कर रहे हैं ना, कैसे मिली थी आप लोगों को? 2018 में सर वही हुकूमत आई थी आपके पास? 2018 की बात कर रही हैं आप? वही हुकूमत आई थी। मुझे ये बताएं, 2018 से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कभी कौमी हुकूमत आई है कौमी असम्बली में? सर मैं तो बता रही हूँ 18 में ही आई थी आपकी नेशनल हुकूमत। मेरी बात सुन, जो इंटरिम सेटअप था वो पीटीआई तो नहीं लेके आई थी, ना उस वक्त पीटीआई का वजीर आजम था, ना उसका अपोजिशन लीडर था। ठीक है। उसके बाद जो इलेक्शन कमिश्नर था वो भी पीटीआई नहीं लेके आई थी। तो वो भी बता दे कि कौन लेके आए थे। वही लोग ये उनके बारे में कह रहे हैं जो इनको फॉर्म 47 के जरिए लाए हैं, ये उनके बारे में कह रहे हैं या किसके बारे में कह रहे हैं? क्योंकि उस वक्त ना तो हमारा इलेक्शन कमिश्नर था, ना तो हमारा उस वक्त इंटरम सेटअप था, ना तो हम उससे पहले हम हुकूमत कर चुके थे। ये तो इन लोगों ने हुकूमतें की, अपने जजेस अपनी मर्जी के लाए, इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी के लाए, हर चीज। अभी देखिए इलेक्शन कमिश्नर का वक्त खत्म हो चुका है, उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंशन दे। सर मौजूदा इलेक्शन कमीशन भी तो आप लोगों का लाए हुए हैं ना, जिन पे बाद में आप लोगों को एतराज था। सबकी है, हो सकता है कि उनकी डेथ हो जाए उसके बाद भी वो इलेक्शन कमिश्नर रहे, उनको खबर से भी उनके फैसले लेने शुरू कर दे। ये तो जिस तरह की आन के अंदर तब्दीली करते हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। सरदार साहब मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर भी तो आप लोगों के लाए हुए हैं ना? हमारा लाया हुआ है, मैं कह रहा हूँ उसकी सिग्नेचर उसको लेके इमरान खान साहब ने बाजवा के कहने पे लगाया था। बिल्कुल हम इसको मानते हैं, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से उसको एक्सटेंशन दे दिया, अनलिमिटेड एक्सटेंशन, कि ना उसको एक्सटेंशन। सरदार साहब बात यहाँ पे आगे खत्म होती है, मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है। 18 में आपको ले आया गया, 24 में इसको ले आया गया, 13 और 8 में भी ऐसी हुकूमतें आई थी सर। सरदार साहब बात यहाँ पे आके खत्म होती है। 18 में भी लाया गया, 24 में भी लाया गया, 13 में भी लाया गया, 8 में भी लाया गया। कौन सी ऐसा इलेक्शन मुझे बता दें कि जिसपे हारने वाले ने इल्जाम नहीं लगाया बाद में कि ये इलेक्शन रिग हुए हैं? इलेक्शन कराए 2018 में भी हमारी सीटें कम की गई हैं। अभी तो छुल्लू फेरिया है पूरा। तो इनके तो 17 सीटें हैं टोटल। उस वक्त भी हमारी 35 से 40 सीटें कम की गई हैं, उस वक्त भी इनको दी गई। आप देखें ना रिजल्ट कि 118 पे हमारी सीटें थी, ये 32-33 पे खड़े थे, और पीछे से तकरीबन 60 सीटों का रिजल्ट आना था। वो 60 सीटें इनमें तकसीम हो गई, हमारी भी 118 से 116 कर दी गई। तो उसको आप देखें ना। चले सरदार साहब, किसी को कोई 4 सीटें ज्यादा मिल गई, किसी को 4 सीटें कम मिल गई, मिली तो सही ना, हुकूमत तो मिल गई आपको भी। आरटीएस के बाद देखिए, आरटीएस के बाद सीटें किनकी बढ़ी, आरटीएस के बाद सीटें किनकी बढ़ी, ये देखिए हमारी बड़ी आरटीएस बैठने के बाद इनकी बड़ी। तो आरटीएस इनके लिए जो है बिठाया गया था ताकि इनको जिताया जाए, ताकि हमारी जो है वो फुल पावरफुल हुकूमत ना बने। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा नुमान से जानूं। नुमान, दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ आपके सामने है। सरदार साहब आपको पॉइंट आ गया, अब मुझे जरा न्यूट्रल एनालिसिस ले लेने दें। सरदार साहब, सरदार साहब आपको पॉइंट आ गया, जरा मुझे न्यूट्रल एनालिसिस ले लेने दें आप दोनों हजरात की बात पे। नुमान, दोनों हजरात की बात आपके सामने, दोनों पार्टीज का अपना अपना अपोजिशन हुकूमत का मौक़िफ़ आपके सामने है। मुझे ऐसा बता दें, इस सब में मेरा क्वेश्चन भी ले लें, मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने तरीके से आपकी छेड़ बना ली है मुज़ाकरात करना? क्योंकि एक जानिब अगर हम देखें तो पहले तो ये कहा जा रहा है कि सिग्नल जो है ग्रीन
ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मुझे तो ये समझ नहीं आती ये सिग्नल रेड हुआ कब था। हर 2-3 महीने के बाद सिग्नल ग्रीन हो जाता है। और अयाज सादिक साहब का तो हमेशा से ही सिग्नल ग्रीन रहा है, वो तो हमेशा ये कहते हैं कि आए भी मामला आगे लेके चलते हैं, हमेशा ही ऑफर होती रहती है। वेल तो ये ग्रीन सिग्नल की मुझे समझ नहीं आई कि ये रेड होता कब है, ये तो हमेशा ग्रीन ही रहा है। जैसा बताया कि ये जो अपने दरवाजे बंद नहीं करते लेकिन मुज़ाकरात भी नहीं करते, ये चल क्या रहा है? देखिए जो हम अपनी तारीख को देखें ना कि इल्ज़ामात जिस तरह आपने अभी जिक्र फरमाया कि हर इलेक्शन से पहले हर इलेक्शन के बाद भी इल्ज़ामात लगते रहे हैं, हकीकत किस हद तक है या नहीं है ये कभी कुछ साबित नहीं हो पाया। उसकी वजह ये है कि जब कोई हुकूमत कोई पार्टी बाद में हुकूमत में आ जाती है, जिस मर्जी तरीक़ाकार से आती है, उसका सब रिसोर्सेज के ऊपर, सब अदालतों के ऊपर, सब फोरम्स के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, खुद आता है, किसी तरीके से लाया जाता है, वो कंट्रोल होता है। तो वो किसी तरीके से भी नहीं चाहेंगे कि ये जो प्रोसेस है इन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो शफाफ तरीके से अदालतों में पेश हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ठीक है, तो असल में वजह तो ये है। तो इस सारे तनाजुर में सर आपने जिक्र फरमाया कि शायद 1971 की एक इलेक्शन थे, 70-71 के जो फेयर थे, और बाकी सब में तो हर इलेक्शन से पहले भी हर इलेक्शन के बाद 71 के इलेक्शन के बाद जो हुआ था वो रिजल्ट्स भी हमारे सामने हैं। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि यही तो जो डेमोक्रेसी के सो कॉल्ड अगेंस्ट हैं वो ये कहते हैं कि अगर फेयर इलेक्शन हो गए तो खुदा ना सब वही नतीजा होगा, लेकिन ये कोई नतीजा नहीं है। देखिए वो इंसिडेंटली उसमें और काफ़ी अनासिर हैं, उसमें आप इलेक्शन के फेयर होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। फेयर चले हो गए, उसके बाद जो हुकूमतें जिनकी बनती थी, जिनकी अक्सरियत थी, क्या उनको हुकूमत दी गई? ठीक है, तो असल वजह ये थी, असल वजह फेयर इलेक्शन कराना नहीं थी। ठीक है, इनडायरेक्टली हो सकता है। देखिए दूसरी जो मुज़ाकरात की, मैंने एक तो बात आपको बता दें जी, दूसरी बात जो मुज़ाकरात की आप बात जी आप प्लीज कंटिन्यू रखें। मुज़ाकरात की जो बात फरमा रही है, देखिए एक तो मैंने आपको बात बता दी कि जो भी हुकूमत वक्त होगी वह कभी भी सिंसियर नहीं होगी मुज़ाकरात में, क्योंकि मुज़ाकरात करने से पीटीआई की देखें ना उनकी नहीं करता जी सूट इसलिए नहीं करता। पीटीआई क्या उनसे मांगती है मुज़ाकरात में? फ्री एंड फेयर इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, उसके बाद नए इलेक्शंस कराए जाए। क्या ये जो आपकी मौजूदा हुकूमत है उसको मंजूर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सो वो और ये भी उनको ये सूट करती है चीज़ के मुज़ाकरात का लारा लगाई रखें, ताकि अभी 2-2.5 साल गुजर गए हैं, 2-2.5 साल और मुज़ाकरात के लारे में, और कुछ केसेस में कभी 9 मई में कभी किसी और मामले में इनको अंदर भी डालते रहेंगे, ये प्रोटेस्ट करेंगे, उन्हें प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जाएगा। देखिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। इमरान खान साहब जैसे भी हुकूमत में आए, जैसे भी मामला हुआ, जैसे भी इनको उतारा गया या नहीं उतारा गया, इसके कतई नज़र हमने एक आध प्रोग्राम में आप पहले भी जिक्र किया था कि जो एक कैदी है उसके कुछ हुकूक भी होते हैं। कैदी का मतलब ये नहीं है कि एक तो आपने उसको सजा दे दी, उसके अलावा उसके सारे ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, अदालत का हुक्म अपनी जगह मौजूद है। आर्टिकल 201 के तहत जो आपकी लाहौर हाई कोर्ट या जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन दैट केस, उसके सारी डायरेक्शन जजमेंट्स बाइंडिंग है ऑन द एग्जीक्यूटिव। सो मैं वकील के तौर पे ये बुनियादी बात पूछना चाहूंगा कि वो अभी तक उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? उसके अलावा जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि आपका एक पूरा एक प्लान और मंसूबा बना के दिया जाता है कि वो कैदी अपने रिश्तेदारों से, अपने चाहने वालों से मुलाकात करेगा। ठीक है, तो ये अब वो बातें हैं जो मैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा सीबीएम होगा कि अगर इन सारे ओहदेदारान को, जिसको सेकंड टियर हम लीडरशिप कहते हैं पीटीआई की, ठीक है, सोहेल अफरीदी साहब इंक्लूडिंग, इनको मौका दिया जाए जाके इमरान खान से मुलाकात करें ताकि वो मैंडेट लें कम से कम। ठीक है, मुज़ाकरात करने भी हैं तो ये भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा कि जाके इनसे डिस्कशन करके फिर मुज़ाकरात में जाए। बिल्कुल ठीक है, मैं जरा शॉर्टली जानूं राना साहब, मेरे पास लास्ट 30 सेकंड्स है, मुझे जरा सीबीएम्स बताएंगे। अपने कल कहा गया प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कि हिकमत अमली तैयार कर ली गई है, पीएमएलएन की जानिब से भी ये बताया गया। कौन से सीबीएम्स हैं जिन पे हिकमत अमली तैयार की गई है? किस तरह से बात आगे मुज़ाकरात में बढ़ेगी? ये कोई मसला फिसा गौस नहीं है जो अर्ज मैं कर रहा हूँ या जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है। हम डायलॉग करने के लिए तैयार है। अब फैसला उन्होंने करना है। जो उन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है उसमें तो वो सारे जो उनके इत्तेहादी हैं उनको डाला, तो मोस्ट वेलकम जो लोग भी आएंगे। मसला फिसा गौस तो बना दिया ना, आप सीबीएम्स बता दे, बात ही खत्म। हम वो काम नहीं करते कि जब प्राइम मिनिस्टर भी ये आरटीएम सिस्टम वाला टोला था, न्याजी एंड कंपनी और सलामती काउंसिल पर मीटिंग करके ये प्राइम मिनिस्टर भी गायब हो जाता था। ये न्याजी साहब की हिस्ट्री है
ये तोशा राणा साहब, मेरे पास लास्ट 30 सेकंड है, छोड़ें न्यायाधीश साहब की हिस्ट्री को और सीबीएम की तरफ आए। पीएनए का बेड़ा गर्क करें। राणा साहब, वो उन्होंने तो गलत किया, छोड़ दे उनको, वो गलत था, गलत हो गया। सीबीएम की तरफ आए, चीनी करें, ये मोदी के एजेंडे पर अमल पैरा हो, ये राह के एजेंडे पर चले, ये जो तालिबान है दहशतगर्द उनको सपोर्ट करें। राणा साहब, मैं तो कह रही हूँ, अगर आप कह रहे हैं ना गलत है, तो मैं आपकी बात के साथ चलो पार्शली एग्री कर लेती हूँ, गलत है। हमले करें और अफरा तफरी। मेरे सवाल की तरफ आ जाए राणा साहब, आपने सारा कुछ गिनवा दिया, मेरा सवाल रह गया। जब ये जीतते हैं ये अभी हरिपुर में इलेक्शन हुआ है तो इनके चीफ मिनिस्टर ने जलसे नहीं किए वहां पर, और जो वहां पर ठीक है उमर अयूब की राणा साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका, राणा मोहम्मद अरशद साहब आपका, नुमान कैसी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सरदार महेंद्र पाल सिंह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। राणा साहब, आपसे गिला रहेगा, आपने मुझे सारे खान साहब की बातें बता दी, ये उन्होंने किया, नहीं बताया तो मेरे सवाल का नहीं बताया कि सीबीएम्स क्या थे जिस पर मुज़ाकरात होंगे। बहरहाल नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये सीबीएम्स भी हमारे सामने आ जाए, बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।